हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्ते सभी स्टूडेंट्स को। जैसा कि आप सब जान रहे हैं, लास्ट की कुछ क्लासेस के अंदर हम फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को समझ रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने सोल प्रोप्राइटरशिप यानी कि एकल व्यापार को समझ लिया था। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एचयूएफ को हमने समझ लिया था। हमने पार्टनरशिप को भी बहुत तरीके से बेहतरीन सेशंस के साथ हमने अलग से उसको समझा था। देन हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो सहकारी समितियां होती है, उसको हम समझ चुके थे। और हम कल लास्ट क्लासों से, दो क्लासों से हम जो है वो हम संयुक्त पूंजी कंपनी यानी कि जॉइंट स्टॉक कंपनीज को समझ रहे थे। उसके अंतर्गत हमने कंपनी का बेसिक जो स्ट्रक्चर क्या होता है, कंपनी किस तरीके से अस्तित्व में आती है और कंपनी की क्या हिस्ट्री रही थी। कंपनी एक्ट 2013 है हमारा, कंपनी एक्ट 2013, उसके बारे में भी हमने विधिवत जान लिया था, समझ लिया था। और इस तरीके से हमने काफी बेहतरीन तरीके से जो है वो कंपनी अकाउंट्स को स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स भी समझी थी। प्रोफेसर हेने महोदय के अनुसार जो कंपनी की परिभाषा है वो भी हमने समझी थी। और उन्होंने क्या कहा था कि कंपनी क्या है, एक विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति है जिसकी अपनी सारू मुद्रा होती है और शाश्वत उत्तराधिकार होता है ना, और पृथक अस्तित्व होता है। साथ में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 220 के अनुसार भी हमने देखा कि कंपनी से तात्पर्य ऐसी कंपनी से है जो कंपनी अधिनियम 2013 या उसके किसी पूर्व के अधिनियम के अंतर्गत निर्मित या पंजीकृत हुई है। इस तरीके से हमने कंपनी की बेसिक डेफिनेशन समझी। और उसके बाद हमने समझा कि कंपनी क्या है, एक विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति होती है, इसकी सारू मुद्रा होती है, पृथक अस्तित्व होता है, कंपनी के सदस्य होते हैं, साथ में कंपनी अपने अंश पूंजी का जो है वो इश्यू करती है। कंपनी के निर्माण के लिए बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे प्रवर्तन, समामिलन, पूंजी अभिदान और व्यवसाय करने का प्रमाण पत्र प्राप्त करना। ठीक है। उसके अलावा कंपनी का जो स्ट्रक्चर है वो सभी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के जो अन्य स्ट्रक्चर्स होते हैं उससे थोड़ा डिफरेंट होता है। ठीक है। और सबसे लार्ज स्केल पे अगर आज के टाइम में कोई काम करती है तो वो कंपनियां होती है। ये बात हमने सारी जो है वो ओवरऑल आपको पता होगा, हमने देख ली थी। ठीक है। तो संयुक्त पूंजी जो हमारी कंपनी है उसको हम यहाँ पर हमारा देख रहे थे, संयुक्त पूंजी कंपनी। ठीक है। और मैंने आपको बताया था, ग्रोवर महोदय का कहना था कि कंपनी के सदस्य आते जाते रहते हैं लेकिन कंपनी अपने अस्तित्व में बनी हुई रहती है। अगर इस स्टेटमेंट आपसे पूछा जाए, ठीक है, तो यही जो बात है वो बताती है कि कंपनी का शाश्वत उत्तराधिकार होता है, स्थायी अस्तित्व होता है। एक कंपनी का जो एग्जिस्टेंट है वो जो है वो क्या होता है, परमानेंटली होता है। कंपनी परपेचुअल सक्सेशन के साथ, शाश्वत उत्तराधिकार के साथ कंटिन्यूसली बेस पे चलती रहती है। तो इस तरीके से हमारे सेशन के अंदर, प्रीवियस सेशन में हमने बहुत सारी बातों को डिस्कस कर लिया था और कंपनी के संबंध में हमने एक मजबूत पकड़ कर ली थी कि एक्चुअल में कंपनी होती क्या है। ठीक है। उसके बाद कंपनी की विशेषताएं भी हो गई। और आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो हम देखेंगे थोड़ा सा हमारे कंपनी संगठन के लाभ क्या होते हैं, वहां से हम जो है हमारा व्यवस्थित तरीके से हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। तो कंपनी संगठन के लाभ जो है वहां से हम अभी हमारी शुरुआत करेंगे। ठीक है। तो हेडिंग डालेंगे हम सब। ठीक है। कंपनियों के लाभ। एक्चुअली कंपनियों के लिए लाभ हमें सामने से नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि देखो, जब हम बात कर रहे थे कि एकल व्यापार के अंदर कुछ कमियां थी, उसकी कमियों को दूर किया एचयूएफ ने, एचयूएफ की कमियों को पार्टनरशिप ने दूर किया। और पार्टनरशिप के अंदर भी हो सकता है कोई उनको विसंगति आई होगी, तो एक सहकारी समितियों का निर्माण हुआ और सहकारी समितियों की कमियों की वजह से ही कहीं ना कहीं जो है कंपनी संगठन की आवश्यकता महसूस हुई। और हम सब जानते हैं आज एक वृहद स्तर पर जो है वो कंपनियां कार्य करती है। ठीक है। तो इसी के अंदर हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। और मैंने आपको बताया था कंपनी का अन्य नाम क्या होता है, तो कंपनी को प्रमंडल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रमंडल भी कहा जाता है। ठीक है। और संयुक्त पूंजी क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर पूंजी किसी व्यक्ति विशेष की नहीं होती है। यहाँ पर पूंजी जो है वो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, यानी बहुत सारे शेयर होल्डर्स जो होते हैं, ठीक है, उनके अंदर जो कंपनी की पूंजी है, शेयर पूंजी, वो बटी हुई होती है, छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई होती है, और उसे ही शेयर्स कहा जाता है। अब शेयर्स क्या है, कितने प्रकार के हैं, वो मैं अभी इसी सेशन में जब आगे आएंगे तो हम जब समझेंगे। ठीक है। तो आज हम कंपनी जो है उसके पार्ट 2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं, और जिसके अंतर्गत हम कंपनी संगठन के सबसे पहले लाभ जो है वो देखेंगे। हम विशेषताएं हम कल देख चुके थे। अब देखते हैं कि कंपनी जो है, अगर वो कंपनी के संगठन के रूप में अगर वो अस्तित्व में आई है तो इसके कुछ लाभ होते हैं, और वो लाभ क्या है वो देखने वाले हैं। तो लिखो कंपनी संगठन के लाभ। मेरिट्स और इंपोर्टेंस, मेरिट्स और इंपोर्टेंस ऑफ कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, या जॉइंट स्टॉक कंपनी। ठीक है। ये हमने बात करी थी, जैसे क्या हमारा हमारा जॉइंट स्टॉक कंपनी है। ठीक है। तो देखो, कंपनी के कुछ ऐसे लाभ होते हैं जो अन्य किसी व्यवसाय के स्वरूप में नहीं थे, इसलिए कंपनी के वो लाभ बन गए। जैसे मैंने बताया था, स्थायी अस्तित्व होता है।
ठीक है, एकाकी व्यापार के अंदर क्या होता है, अस्थायी अस्तित्व होता है, क्योंकि जैसे ही एकाकी व्यापार की अगर मृत्यु हो गई है, ठीक है, या वो मानसिक रूप से अगर विमंदित हो गया है, ठीक है, या उसके परिवार में कोई बाधा आ गई है, या उसको कहीं भी जाना है, तो एक अनसर्टेनिटी बनी रहती है कि एकाकी व्यापार का कभी भी क्या हो सकता है, अंत हो सकता है। लेकिन साझेदारी के अंदर थोड़ा स्थायी अस्तित्व होता है, हम कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर वो एलएलपी के रूप में आ गई है तो, ठीक है, लेकिन वहां पर भी हाँ चलो एक पार्टनर जा रहा है आ रहा है, इतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अल्टीमेटली एक लंबे समय के लिए अगर हम बात करें तो वो स्थायी अस्तित्व नहीं होता है, क्योंकि अगर वो विशिष्ट साझेदारी है तो विशिष्ट उद्देश्य पूरे होते ही वो साझेदारी समाप्ति की ओर जा सकती है। अगर वो ऐच्छिक साझेदारी है तो किसी भी साझेदार की सहमति से हमने पढ़ा था वो साझेदारी समाप्त हो सकती है। लेकिन यहाँ पर कंपनी संगठन में ग्रोवर महोदय ने कहा कि कंपनी के सदस्य आते जाते रहते, लेकिन कंपनी बनी हुई रहती है। अगर एक कंपनी को ऊपर बम भी गिरा दिया जाए तो भी कंपनी जो है अगले दिन पुनः खड़ी हो जाएगी। कहने का मतलब क्या है, कंपनी के सदस्य अलग होते हैं और कंपनी अलग होती है, और यही बातें जो है वो कंपनी के लाभ की ओर हमें ले जाती है। तो सबसे पहले लिखो स्थायी अस्तित्व, कंपनी का जो है वो अस्तित्व क्या जो है वो स्थायित्व बना रहता है। ये कंपनी संगठन का अगर सबसे बड़ा लाभ देखा जाए तो आज के टाइम में हमें ये मिल जाए, ठीक है। फिर विस्तृत पूंजी के साधन, कंपनी के पास पूंजी के साधन बहुत विस्तृत रूप में होते हैं। यहाँ पर लार्ज स्केल पर आपको फाइनेंशियल जो है वो रिसोर्सेज मिल जाएंगे, फैसिलिटीज मिल जाएंगी। कंपनी शेयर इशू कर सकती है, कंपनी को और जरूरत पड़ी तो कंपनी वापस अपने प्रविरण के द्वारा शेयर्स को है मार्केट में इशू कर सकती है, ठीक है। और कंपनी अगर नहीं है तो उसको अभिभावकों की सहायता मिल जाती है, अंडर राइटर्स, जो कि ये वादा करते हैं कि कंपनी द्वारा, कंपनी जो स्टार्टिंग में जब शेयर इशू करती है तो अंडर राइटर्स होते हैं वो कंपनी से एक वादा करते हैं, प्रॉमिस करते हैं कि आपकी जो शेयर है वो आप इशू कीजिए, कोई डर वाली बात नहीं है। अभिभावकों का सीधा सा अर्थ यही होता है। और अगर मार्केट में वो अंश नहीं खरीदे जाएंगे तो उनके द्वारा गारंटी होती है कि हम इतने अंश हम खरीद लेंगे। तो कंपनी उनके आधार पर मार्केट में नए अंशों को भी क्या करती है, निर्गमित करती है। कंपनी डिवेंचर इशू करती है, कंपनी प्रेफरेंशियल शेयर्स को है इशू करती है, कंपनी मार्केट से लोन लेती है, ठीक है। और कंपनी अंश अधिपत्र जो है उनका निर्गमन करती है, और हम सबने चीजें पढ़ी होगी, कंपनी बॉन्ड्स जारी करती है। तो कंपनी के पास जो है एक तरीके से विस्तृत साधन जो है वो पूंजी के हो जाते हैं। तो विस्तृत पूंजी का साधन, ठीक है। उसके बाद लिखो आप पृथक वैधानिक अस्तित्व, ये भी इसका क्या है, कंपनी संगठन के सदस्यों के लिए बहुत बड़ा फायदा है। पृथक वैधानिक, पृथक वैधानिक अस्तित्व, ठीक है। तो इसमें लिखो स्थायी अस्तित्व का परमानेंट एग्जिस्टेंस, परमानेंट एग्जिस्टेंस, ठीक है। विस्तृत पूंजी के साधन, रिसोर्सेज ऑफ कैपिटल ऑन लार्ज स्केल, यानी कि बड़े पैमाने पर यहां पर पूंजी निर्माण हो जाता है। फिर लिखो पृथक वैधानिक अस्तित्व, सेपरेट एंटाइटी एग्जिस्टेंस, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी पहले इससे डिस्कस कर दी, जब मैं कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा था वहीं पर बता दिया। तो यहाँ पर क्या है, कंपनी अलग होती है और कंपनी के सदस्य जो है वो अलग होते हैं, ठीक है। बस ये बात अलग कि कंपनी को नागरिकता प्राप्त नहीं होती, ये बात जरूर कंपनी के लिए एक ड्रॉबैक्स में आएगी कि कंपनी नागरिक नहीं है, बल्कि कंपनी को राष्ट्रीयता प्राप्त होती है, कंपनी कृत्रिम व्यक्ति होती है, आर्टिफिशियल पर्सन होती है। तो सारे लाभ कंपनी को मिलते हैं, सिर्फ कंपनी नागरिक नहीं होती है। लेकिन इस आधार पर कंपनी की हम कमियां नहीं कह सकते। तो कंपनी का यहाँ पर सदस्यों से पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है, ठीक है। तो सदस्य जो होते हैं उनका दायित्व सिर्फ अपने अंशों द्वारा या अपनी गारंटी द्वारा ही सीमित होता है, उसके आगे उनका कोई दायित्व नहीं होता है। तो ये जो है सबसे बड़ा यहाँ पर कंपनी संगठन के अंदर एक लाभ मिलता है, ठीक है। पृथक वैधानिक अस्तित्व हो गया, ठीक है। उसके बाद मैंने बता दिया कंपनी को जो है, देखो एक्चुअली क्या होता है कि साझेदारी के अंदर आपको हो सकता है लोन प्राप्त करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। एकाकी व्यापार को मार्केट में उसका प्रबंध की चातुरी कम होता है, ठीक है, उसकी जो पहचान है वो उतने बड़े स्तर पर नहीं होती, उसको दिक्कत आ सकती है। लेकिन कंपनी को जो है वो आसानी से जो है वो वित्तीय साधन उपलब्ध हो जाते हैं, कंपनी को यहाँ पर वित्त व्यवस्था जो है वो आसानी से उपलब्ध हो जाती है। तो कंपनी संगठन का एक बड़ा ये लाभ भी है कि कंपनी को वित्तीय निर्माण करने में इतनी दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। साथ में कंपनी के अकाउंट्स क्या होते हैं, सबके सामने डिस्क्लोज होते हैं, और ये डिस्क्लोज होने की वजह से ही कंपनी जो है वो एक तरीके से क्या होती है, वो वित्त व्यवस्था करने में उसको कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है।
तो ये ध्यान रखना। यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है, पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि कंपनी को जो है वो नागरिक नहीं माना जा सकता। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किसके अकॉर्डिंग, किसके अनुसार कंपनी को एक नागरिक नहीं माना जा सकता। तो आपको ये ध्यान रखना है, भारतीय संविधान की धारा 19 के अनुसार कंपनी को एक नागरिक नहीं माना जा सकता। क्या नहीं माना जा सकता? नागरिक। तो मैं आपको ये चीजें भी अभी लिखवाने वाला हूँ। फिलहाल हम एक बार यह लिखेंगे, वो बाद में आगे लिखवा दूंगा आपसे। ठीक है। उसके बाद कंपनी का और लाभ क्या होता है? पृथक स्वैच्छिक संघ होता है, इसका सीमित दायित्व होता है, लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, ये भी बात मैंने आपको बता दी थी। ठीक है। तो और लिखो कंपनी की एक और, सीमित दायित्व, लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी, सीमित दायित्व होता है। उसके बाद आप क्या लिखो, कंपनी का व्यवसाय जो है वो निरंतर बना रहता है। क्या होता है? निरंतर बना हुआ रहता है, मतलब एक निरंतरता होती है। वही एक तरह से शाश्वत उत्तराधिकारी अधिकारी की बात हो रही है। यहाँ पर कंपनी का व्यवसाय निरंतर रूप से चलता रहता है, तो लिखो इसमें निरंतरता, कंटिन्यूटी बनी रहती है। एक कंपनी के व्यवसाय में क्या होती है, एक कंटिन्यूटी जो है वो बनी हुई रहती है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि कंटिन्यूस जो लेवल पे है वो व्यवसाय इनका कंपनी का चलता रहता है। ठीक है। तो कंटिन्यूटी के बाद और क्या मिलता है कंपनी को फायदा? तो आइए देखते हैं आगे। कंपनी को सबसे बड़ा फायदा क्या मिलता है इसके अलावा? ठीक है। तो कंपनी में निरंतर विकास और विस्तार की संभावनाएं बनी हुई होती है। क्यों? क्योंकि वित्तीय साधन मिल रहे हैं, कंपनी पे लार्ज स्केल पर कारोबार किया जाता है। ठीक है। कंपनी विधान द्वारा एक निर्मित कृत्रिम व्यक्ति के रूप में आती है। जो कंपनी जो है वो लॉ के द्वारा ही एग्जिस्टेंस में आती है, और लॉ के द्वारा ही उसको वाइंड अप किया जा सकता है। अन्य कोई कारण नहीं होता जिसकी वजह से आप कंपनी को बंद कर सकते हैं। यहाँ पर सदस्य मिलकर कंपनी को बिना किसी कारण के बंद नहीं कर सकते। तो कंपनी में निरंतर विकास और विस्तार की संभावनाएं बनी हुई रहती है। विकास एवं विस्तार की जो संभावना है वो निरंतर बनी हुई रहती है। तो इसमें लिखो, पॉसिबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ कंपनी। ठीक है। तो यहां पर जो है वो कंपनी की व्यवसाय की जो विकास और विस्तार की निरंतर संभावना जो है बनी हुई रहती है। कंपनी के अंदर कुशल प्रबंध होता है। कंपनी के अंदर जो प्रबंध होता है ना, वो एक तरीके से पूरा कुशलता लिए होता है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था यहाँ पर वेल क्वालिफाइड, अच्छा प्रशिक्षण प्राप्त हुए पेशेवर जो है उस स्तर के एमडी सीईओ होते हैं, चेयरमैन होते हैं, सीएफओ हो जाते हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जो मुख्य वित्तीय अधिकारी जो वित्तीय संबंधी जो निर्णय है अपनी कुशलता के आधार पर लेते हैं। साथ में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एमबीए, वेल क्वालिफाइड जो स्टाफ होता है। और यही जो होते हैं कि कंपनी का जो लेवल है मैनेजमेंट का, जो हम जानते हैं कंपनी किस स्तर पर मैनेजमेंट करती है, तो हम जब जानते हैं। ठीक है। यहाँ पर आपने लेवल ऑफ अगर मैनेजमेंट आपने पढ़ा हो तो हमें पता होता है। ठीक है। एक टॉप लेवल का होता है, एक मिडिल लेवल का होता है, और एक लोअर लेवल का होता है। और इसके नीचे भी एक नॉन मैनेजरियल एरिया होता है जहां पर लेबर और ये लोग काम करते हैं। यहाँ पर टॉप लेवल पे कौन होते हैं? सीईओ होते हैं, कंपनी के सीईओ हो गए। ठीक है। एमडी सीईओ हो गए, सीएफओ हो गए। ठीक है। चेयरपर्सन जो होते हैं कंपनी के वो सारे यहाँ जाएंगे। यहाँ पर सारे डिपार्टमेंटल जो प्रबंधक लोग होते हैं, सारे लेवल के जो मैनेजर्स होते हैं वो आएंगे। ठीक है। और लेवल लोअर लेवल पे कौन आएंगे? सुपरवाइजर्स हो गए मान लो। तो ये काम करते हैं। तो इस तरीके से कंपनी का क्या होता है, एक सही तरीके से सिस्टम होता है। कंपनी के जो अंदर हम जानते हैं मैनेजमेंट के क्या होते हैं, स्तर होते हैं, तो वो एक तरीके से कुशल प्रबंध करते हैं। ठीक है। तो लिखो इसमें स्किल्ड मैनेजमेंट। ठीक है। तो ये भी आपको यहां पर देखने को मिलेगा। उसके अलावा कंपनी की और क्या लाभ हो सकते हैं? तो वित्तीय सुदृढ़ता जो मैंने आपको बताई दी, और लागत में कमी, ये भी लिख सकते हो आप। क्योंकि कंपनी में बड़े स्तर पर प्रबंध किया जाता है, तो यहाँ पर कंपनी हर तरीके से पूरे कुशलता के साथ कार्य करती है। और जब कुशलता के साथ कार्य करेगी तो जिसका प्रोडक्शन वो कर रही है या जो सर्विसेज कंपनी रेंडर कर रही है उसकी लागतों में क्या होगी, निरंतर कमी आएगी। और कमी आने की वजह से ही कंपनी की जो है वो एक अलग से सुदृढ़ पहचान होगी। लागतों में कमी, तो इसमें लिखो आप रिड्यूस इन .
कॉस्ट, ठीक है, वित्तीय सुदृढ़ता और बहुत सारे ऐसे लाभ है जो कंपनी के लाभों के रूप में होते हैं। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये सब जो है वो कंपनी के लाभों के अंदर हमें पढ़ रहे हैं। इसके अलावा भी क्या होता है कि कंपनी के कुछ दोष होते हैं, कुछ सीमाएं होती हैं, तो वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं साथ का साथ। कंपनी के एक्चुअली क्या कुछ दोष होते हैं, कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, कुछ लिमिटेशंस होती है। कंपनी के दोष, कमियां या और उसको हानियां भी कह सकते हो। ठीक है, तो क्या दोष होते हैं, क्या हानि होती है, एक एक करें। देखो सबसे पहले क्या होता है, कंपनी का निर्माण इतना आसान नहीं होता है, निर्माण में बहुत कठिनाई आती है। कंपनी का निर्माण जो है वो साझेदारी या कोऑपरेटिव सोसाइटी या एकल व्यापार की तरह इतना आसान नहीं है। एकल व्यापार में तो कुछ भी नहीं करना होता है। पार्टनरशिप में भी हम सब जानते हैं, पार्टनरशिप जो डीड है और जो साझेदारी है वो एक तरीके से क्या है, ऐच्छिक भी होती है। और ठीक है ना, तो आपके लिए अनिवार्य नहीं है। आपको अगर ज्यादा लाभ नहीं लेना है तो आप ऐच्छिक रूप से ही पार्टनरशिप की शुरुआत कर लोगे, 3 से 4 मिलकर। हाँ, अगर आप एलएलपी ग्रुप में हो तो आप क्या करोगे, अनिवार्य रजिस्ट्रेशन करवाओगे, या आपको लोन लेना है या पार्टनरशिप को एक बड़े स्तर पे आप ले जा रहे हो तो फिर आप हो सकता है कि आप उसका पंजीकरण करवाओगे। और आपको मैंने बताया था पार्टनरशिप के जीवन काल में कभी भी उसका पंजीकरण किया जा सकता है, पर यहाँ पर ऐसा नहीं चलता है। कंपनी के अंदर ऐसा नहीं है कि आप कंपनी के जीवन काल में कभी भी उसका रजिस्ट्रेशन कराओ। कंपनी में तो रजिस्ट्रेशन के बाद ही कंपनी अस्तित्व में आती है। यहाँ तो सबसे बड़ी बात क्या है कि कंपनी का निर्माण जो है वो इतना आसान नहीं होता है। बहुत सारी जो लीगल जो फॉर्मेलिटीज होती है, कानूनी औपचारिकता होती है, उनका पालन करना पड़ता है। आपको ऐसे प्रवर्तन बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन के लिए पूरी प्लानिंग करनी पड़ती है। कंपनी के अधिकार क्या होंगे, कंपनी के दायित्व क्या होंगे, कंपनी किन उद्देश्यों को लेकर कार्य करेगी, ठीक है। उसके अलावा कंपनी के जो सदस्य हैं, ठीक है, उनकी क्या योग्यताएं हैं, कंपनी किस तरीके से अस्तित्व में आएगी, सारी चीजें आपको क्या करनी पड़ती है, डिस्क्लोज करनी पड़ती है। और फिर कंपनी रजिस्ट्रार के अंदर क्या होता है, कंपनी का पंजीयन होता है। तो यहाँ पर कंपनी का जो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि निर्माण है वो इतना आसान नहीं है। कंपनी का निर्माण बहुत ही कठिन होता है, ठीक है ना। वो सारी जो प्रोसीड्यूर्स होते हैं, जो प्रक्रिया होती है, कानूनी जो औपचारिकता होती है, उसका पालन करके ही कंपनी अस्तित्व में आती है। तो यहाँ पर जो हम कहेंगे कि कंपनी के निर्माण में थोड़ी क्या होती है, कठिनाई आती है, ठीक है। नॉट इजी टू फॉर्मेशन, यानी कि निर्माण इतना आसान नहीं है। कंपनी का जो निर्माण है वो कठिन होता है, कंपनी का जो निर्माण करना होता है वो आसान नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद आप लिखो गोपनीयता का अभाव। देखो हम सब जानते हैं, हमने पढ़ा होगा, कंपनी संगठन के अंदर क्या होता है कि कंपनी के जो भी वित्तीय विवरण होते हैं, ठीक है, कंपनी के जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, चाहे वो पेंडल हो गया, चाहे वो कंपनी का इनकम स्टेटमेंट और वो पूरा जो बैलेंस शीट हो गई उसकी, ठीक है, जो तो उस सबका क्या होता है, कंपनी को क्या करना पड़ता है, अनिवार्य रूप से उसको एक तरीके से डिस्क्लोज करना पड़ता है, ठीक है। उसको हर तरीके से उसको क्या करना पड़ता है, प्रकटीकरण करना पड़ता है। कंपनी अपने लाभों को या कंपनी के जो कार्य करने के तरीकों को वो छुपा नहीं सकती, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हमें गोपनीयता का अभाव मिलता है, ठीक है। आपने अगर न्यूज़पेपर और आप जब देखते हो तो आप गूगल पे भी देख सकते हैं, हम बहुत सारी कंपनियों को हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखते हैं, कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो न्यूज़पेपर के अंदर आता है, ठीक है। तो हम सब जानते हैं कि कंपनी की कितनी असेट्स हैं, कंपनी की कितनी लाइबिलिटीज है, कंपनी शेयर होल्डर्स को कितना पेमेंट कर रही है, कितना डिविडेंड उसने चुकाया है, डिवेंचर्स को इंटरेस्ट कितना वो दे रही है, ठीक है। कंपनी के कितने डेटर्स अभी वर्तमान में बने हुए हैं, क्रेडिटर्स बने हुए हैं, ठीक है। उससे रिलेटेड कितना कंपनी के पास लिक्विड कैश है, उसकी वर्किंग कैपिटल जो है, वो सब तरीके से हम कंपनी के बारे में जान सकते हैं, देख सकते हैं। तो कंपनी का गोपनीयता का अभाव होता है। तो इसमें लिखो लैक ऑफ कॉन्फिडेंशियली। कंपनी के अंदर क्या होता है, गोपनीयता का जो है वो एक महत्वपूर्ण अभाव पाया जाता है। उसके बाद आप देखेंगे तो प्रेरणा का अभाव। यहां पर क्या होता है, देखो सदस्यों को क्या लगता है कि हमने जो है वो हमने शेयर खरीद रखे हैं तो शेयर पे हमें डिविडेंड मिल जाएगा, ठीक है। सीईओ अपने स्तर पे काम कर रहे हैं, सभी लोग अपने अपने लेवल पे काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि प्रत्यक्ष प्रेरणा का अभाव होता है, ठीक है ना। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली मोटिवेशन मिलेगा कि लोग कंपनी के लिए अधिक से अधिक सही सही तरीके से कार्य करें। यहाँ पर क्या होता है कि कोई अलग तरीके से उनको प्रेरणा नहीं मिलती है, क्योंकि उन्हें पता है, सीईओ को पता है, एमडी को पता है, एम्प्लॉयज को पता है कि मुझे जो सैलरी वो मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है और असीमित दायित्व भी यहाँ पर नहीं होता है। तो उन्हें पता भी है कि हमारी लाइबिलिटी जो है उसकी भी एक लिमिटेशन होती है, और यही बात जो है वो उस वजह से क्या होता है कि यहाँ पर प्रेरणा का अभाव पाया जाता है।
यहाँ पर कोई डायरेक्ट मोटिवेशन नहीं मिलता है, जो कि एकाकी व्यापार में तो सबसे बड़ा मोटिवेशन जो है वो एकाकी व्यापार में ही मिलता है। वहां पर तो जो स्वामी है उसको कदम कदम पर ध्यान रखना होता है, उसे पता होता है कि अगर मैं थोड़ी सी भी चूक करूंगा और कोई हानि होती है या कोई लॉस होता है तो सीधा मुझे ही वहन करना है। वहां पर जोखिम का विभाजन भी नहीं होने वाला, यहाँ तो जोखिम का विभाजन भी हो जाएगा। इस वजह से क्या कि इनको कहीं ना कहीं थोड़ी सी मोटिवेशन की यहाँ पर कमी होती है। तो लिखो प्रेरणा का अभाव, लैक ऑफ मोटिवेशन या डायरेक्ट मोटिवेशन। यहाँ पर आपको क्या होता है, प्रेरणा का अभाव पाया जाता है, आपको प्रत्यक्ष प्रेरणा यहाँ पे नहीं मिलेगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, तो अत्यधिक सरकारी नियंत्रण। देखो हम जानते थे, जैसे आपको मैंने बताया कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर भी सहकारी जो होता है सरकारी का नियंत्रण होता है। ठीक है, लेकिन कंपनी के अंदर तो आप जानते ही हो पहले से ही वैधानिक औपचारिकता पूरी करके कंपनी आई हुई होती है। ठीक है ना, तो कंपनी के हर एक कार्य पर क्या होता है, सरकार का नियंत्रण होता है कि कंपनी क्या व्यवसाय कर रही है, कंपनी का व्यवसाय गलत तो नहीं है, कंपनी अपने उद्देश्यों से भटक तो नहीं रही है। तो हर तरीके से जो है एक तरीके से कैसे कि सरकार का कड़ा नियंत्रण इसके ऊपर होता है। तो हम बोलेंगे कि अत्यधिक सरकारी नियंत्रण। देखो अत्यधिक सरकारी नियंत्रण क्या होगा, बहुत ज्यादा जो है वो सरकारी नियंत्रण यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। तो लिखो मोर मोर कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। सरकार का यहाँ पर बहुत ज्यादा हमें नियंत्रण देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा और क्या हो सकता है, यहाँ पर सरकारी हस्तक्षेप भी होगा बार बार, क्योंकि हम जानते हैं कंपनी किसी भी देश के किसी भी राष्ट्र के विकास का एक सुदृढ़ आधार भी होती है। ठीक है, जिस देश में कंपनियां ज्यादा हैं, जहां पर उद्योग धंधे ज्यादा विकसित है, तो हम जानते हैं आज की अर्थव्यवस्था में उसको एक तरह से सुदृढ़ अर्थव्यवस्था माना जाता है। ठीक है ना, तो ऐसी अर्थव्यवस्था में सरकार क्या देखेगी कि सरकार कंपनियों के ऊपर एक प्रभावी क्या करेगी, नियंत्रण स्थापित करेगी। तो सरकारी हस्तक्षेप भी आपको दिखने को मिलेगा। यहाँ पर आप सरकार के हस्तक्षेप से बच नहीं सकते। अगर आप कंपनी संगठन के रूप में काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से सरकार का जो है वो हस्तक्षेप यहाँ पर आपको बना हुआ मिलेगा। तो लिखो सरकारी हस्तक्षेप, इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, उसके अलावा निर्णय में देरी, एकाकी व्यापार में और आप जानते हो साझेदारी में फिर भी इतनी निर्णय में देरी नहीं होती है, पर यहाँ तो बड़े स्तर पर आप कार्य कर रहे हैं। तो अगर कोई निर्णय लेना है, अगर एक सीईओ को निर्णय भी लेना है, तो हम जानते हैं उसके लिए पूरी प्लानिंग्स होगी, कंपनी सेक्रेटरी के द्वारा एजेंडा बनाया जाएगा। ठीक है, सीईओ एमडी स्तर पर उसकी प्लानिंग्स होगी, उसके बारे में डिसीजन लिए जाएंगे। ठीक है, कमेटी गठित की जाएगी। तो एक तरह से क्या होता है कि अगर कोई बड़ा निर्णय लेना होता है तो यहाँ पर क्या निर्णय में थोड़ी कंपनी संगठन में देरी हो जाती है। तो कभी कभी देरी से लिए गए निर्णय के कारण भी कंपनी एक अच्छे अवसर को गवा देती है। तो यहाँ पर निर्णय में जो थोड़ी देरी होती है वो यहाँ पर एक बहुत बड़ा कंपनी संगठन का दोष होता है। निर्णय में देरी, डिले इन डिसीजन, डिले इन डिसीजन और डिले इन डिसीजन मेकिंग, यानी कि निर्णय में देरी भी होती है। और इसके अलावा भी और भी कोई जैसे आप देखो तो दोष हो सकता है, जैसे कि मान लो निवेश कमियों में संघर्ष यहाँ पर हो सकता है, अल्पकालिक तांत्रिक जो है वो आपको प्रबंधन यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे रीजन हैं, तो छोटे मोटे कारण होते हैं जो होते हैं। ठीक है, कभी कभी कंपनी संगठन के अंदर हमें संघर्ष भी देखने को मिलता है। निवेश कमियों में संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट इन रिडक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो निवेश कमियों के अंदर आपको संघर्ष भी यहाँ पर कंपनी संगठन के अंदर देखा जा सकता है। तो इस तरीके से कंपनी संगठन की क्या होते हैं, दोष होते हैं।
अब जो हम देखने वाले हैं वो है हमारा चलते हैं आगे, यहां तक हमारा कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक है, और अब चल रहे हैं हम आगे की ओर। ठीक है, तो आपको एक इंपोर्टेंट जो है वो कंपनी के सदस्य संख्या के आधार पर मुझे बताना है, वो स्टार्ट करते हैं और उसके बाद हम समझेंगे कि एक संयुक्त पूंजी कंपनी और एक साझेदारी के अंदर क्या अंतर होता है, और उसके बाद हम कंपनियों के वर्गीकरण की ओर जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा सेशन है वो आगे की ओर चलेगा। यहाँ तक आपने कॉपी कर लिया होगा, अब चलते हैं हम आगे की ओर। ठीक है, अब हम जो पढ़ रहे हैं वो है हमारे सदस्यों की संख्या। अगर आपसे मैं पूछूं सदस्यों की सदस्यों की संख्या, ठीक है, नंबर ऑफ मेंबर्स, अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है, तो देखो एक्चुअली क्या होता है मैं आपको बता दूं। वैसे आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको बताया था कि कंपनी एक 2013 के अंदर एक 1% कंपनी का और कंसेप्ट आ चुका है। किसका आ चुका है? 1% कंपनी। तो सदस्यों की संख्या के आधार पर अगर मैं वर्गीकरण करूं तो देखो, अगर एक प्राइवेट कंपनी, हम यूं मान लेते हैं, कौन सी कंपनी है? प्राइवेट कंपनी, और जिसे हम क्या बोलेंगे? एक निजी कंपनी। प्राइवेट कंपनी को हम क्या बोलेंगे? एक निजी कंपनी। दूसरी आप ले लो यहां पर पब्लिक कंपनी। ठीक है, एक हो गई हमारी प्राइवेट कंपनी, दूसरी होती है हमारी पब्लिक कंपनी, जिसे हम क्या बोलते हैं? पब्लिक कंपनी को सार्वजनिक कंपनी। तो निजी और यहां हो जाएगा सार्वजनिक। ठीक है, और कंपनी एक 2013 के अंदर एक नई कंपनी का और निर्माण जो हुआ है, और वो है हमारी ओपीसी, जिसे हम बोलते हैं एकल कंपनी, एकल व्यक्ति कंपनी। और इसे हम क्या बोलेंगे? ओपीसी, जिसको हम बोलेंगे 1% कंपनी, 1% कंपनी। ठीक है, तो देखो साझेदारों की अगर संख्या की बात करूं, सदस्यों की संख्या के आधार पर पढ़ूं, तो सबसे पर क्या करेंगे? दो दो पार्ट बनाएंगे। निजी में भी दो कर दो आप, मिनिमम एंड मैक्सिमम। मिनिमम मैक्सिमम, यहां पर भी आप दो कर दो, मिनिमम और मैक्सिमम। और एकल में भी आप कर दो, ताकि मैं समझने की दृष्टि से बहुत इजी कर देता हूं आपके लिए, मिनिमम एंड मैक्सिमम। तो देखो निजी कंपनी के अंदर आपको ध्यान रखना है, वर्तमान में अगर आपसे सदस्यों की संख्या पूछा जाए, सदस्यों की संख्या का आधार वर्गीकरण करें, तो निजी कंपनी के अंदर न्यूनतम क्या होंगे? 2 सदस्य होंगे, और मैक्सिमम के लिए जो भी लिमिटेशन है और वो है 200 की। यानी कि निजी कंपनी में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एक निजी कंपनी के अंदर न्यूनतम कितने सदस्य होते हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा निजी कंपनी के अंदर? और वो हो जाएगा आपका न्यूनतम 2 और मैक्सिमम 200 हो जाएंगे। अगर मैं आपसे पब्लिक कंपनी की बात करूं तो न्यूनतम 7 सदस्य हैं वर्तमान में। कितने हैं? 7 सदस्य, 7 मेंबर। और ये क्वेश्चन यहाँ से सीधे सीधे पूछे जाते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो एक सदस्यों की संख्या के आधार पर यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि जनरली क्या होता है कि हम स्किप हो जाते हैं और हम पब्लिक कंपनी के अंदर भी न्यूनतम 2 मान लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, वो तो साझेदारी के अंदर कोई भी साझेदारी हो न्यूनतम 2 होते हैं, और मैक्सिमम अलग अलग होते हैं साझेदारी में। लेकिन सदस्यों की संख्या के आधार पर अगर कंपनी की बात करूं तो पब्लिक के अंदर न्यूनतम 7 होंगे, और मैक्सिमम के लिए अभी वर्तमान में कोई लिमिट नहीं है, और ना पहले थी। कंपनी एक्ट 56 में भी कोई लिमिट नहीं थी, तो पब्लिक कंपनी के अंदर मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं एकल पर्सन कंपनी की। तो देखो यहां पर आपको कंफ्यूजन होना ही नहीं है, नाम ही एकल पर्सन है, तो यहां पर मिनिमम कितना होगा? 1, और मैक्सिमम भी क्या होगा? 1 होगा। ये मैंने आपको जानबूझकर कंफ्यूज करने के लिए मैक्सिमम का लिखा। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना, जब नाम ही एकल व्यक्ति कंपनी है तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यहाँ पर मिनिमम भी 1 होगा, मैक्सिमम भी अगर आपसे पूछे कंफ्यूज करने के लिए तो वो कितना होगा? 1 होगा। लेकिन संचालकों की दृष्टि से यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस है। निजी कंपनी के अंदर न्यूनतम संचालक 2 होते हैं और अधिकतम 15 होंगे, 15 अधिकतम तीनों में होंगे। एक निजी कंपनी के अंदर संचालकों की जो संख्या है वो जो है वो एक निजी कंपनी के अंदर संचालकों की जो संख्या की जो बात कर रहे थे वो न्यूनतम क्या होगी? 2 होगी, और मैक्सिमम 15 होगी। एक पब्लिक कंपनी के अंदर भी न्यूनतम कितनी होगी संचालकों की संख्या? 3 होगी, और मैक्सिमम 15 होगी। और एक एकल व्यक्ति कंपनी के अंदर न्यूनतम संचालकों की संख्या 1 होगी और मैक्सिमम 15 हो सकती है। तो जो संचालकों की संख्या के आधार पर हम देखें, है ना, तो बीओडी की बात करें हम, जो बीओडी, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं संचालक, उनकी संख्या के आधार पर तीनों के अंदर क्या होंगे? 15-15 संचालक ही होंगे अधिकतम। लेकिन मिनिमम के अंदर एकल व्यक्ति में 1 होगा, पब्लिक में कितने होंगे? 3,
और निजी कंपनी के अंदर 2 होंगे। ये आपको यहाँ पर थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। तो ये सदस्यों की संख्या के आधार पर, नंबर ऑफ मेंबर्स के आधार पर जो मैंने आपको यहाँ पर क्लियर करना था वो कर दिया है। अब चलते हैं दोनों में डिफरेंस। तो लिखो आप डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड कंपनी, यानी कि एक कंपनी और एक साझेदारी के अंदर क्या अंतर होता है वो आके हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, और उसके बाद हम टाइप्स ऑफ कंपनी के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर सुविधा की दृष्टि से थोड़ा कुछ कॉलम बना लेंगे ताकि आपको थोड़ा समझना इजी हो जाएगा। यहाँ पर हम हर बार की तरह क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ सीक्वेंस के लिए लिखेंगे ये वाला, ये हमारा बेसिस ऑफ डिफरेंस हो जाएगा, किस बेस पे हम अंतर कर रहे हैं। और यहाँ पर हम एक तरफ लिखेंगे पार्टनरशिप और एक तरफ लिखेंगे हम कंपनी, ताकि क्या है कि आपको जो समझना है वो बहुत ही ईजी हो जाए। ठीक है, तो आइए सबसे पहले समझते हैं। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं एक्ट की दृष्टि से, तो किस पे कौन सा एक्ट लागू होता है हम सब जानते हैं। ठीक है, अगर मैं एक्ट की दृष्टि से बात करूं तो यहां पर आपको यह ध्यान रखना है, यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, सीक्वेंस। ठीक है, यहां पर हम लिखेंगे बेसिस ऑफ डिफरेंस। ठीक है, और यहां हम लिख लेंगे पार्टनरशिप। ठीक है, और यहां हम क्या लिखेंगे, कंपनी, जिसको हम बोलेंगे जॉइंट स्टॉक कंपनी। ठीक है, या कंपनी। ठीक है, तो क्या अंतर होता है आइए समझ लेते हैं। ठीक है, अगर मैं एक्ट की दृष्टि से बात करूं, नंबर ऑफ, सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है एक्ट की दृष्टि से। ठीक है, एक्ट, तो देखो पार्टनरशिप के अंदर कौन सा एक्ट लागू होता है तो हम जानते हैं पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो इसमें हम लिखेंगे पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो है उस पर लागू होता है। और इस पे कौन सा होगा हम जानते ही है, कंपनी एक्ट 2013, कंपनी एक्ट 2013 जो है वो इस पे लागू होगा। अब बात करते हैं सदस्यों की संख्या के आधार पर, किसके आधार पर, सदस्यों की संख्या के आधार पर। तो नंबर ऑफ मेंबर्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स, अगर मैं सदस्यों की संख्या के आधार पर बात करूं, ठीक है, तो मैंने बताया था पार्टनरशिप कोई भी हो मिनिमम जो है वो 2 ही रहेंगे। कितने होंगे, मिनिमम 2 रहेंगे, लेकिन मैक्सिमम के अंदर क्या है, यहां पर अलग अलग है। ठीक है, अगर एक बैंकिंग जो साझेदारी व्यवसाय है तो यहां पर मैक्सिमम कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। ठीक है, और अगर यहां पर नॉन बैंकिंग है, नॉन बैंकिंग अगर वैसा है तो मैक्सिमम कितने हो जाएंगे, तो वो 20 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 20। लेकिन वर्तमान में अगर एक जनरल पार्टनरशिप है, अगर एक जनरल पार्टनरशिप फॉर्म है तो फिर यहाँ पर मैक्सिमम जो है वो मैंने बताया था अकॉर्डिंग टू रूल MSC 10 ऑफ कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो वर्तमान में जो करंटली फिक्स की गई है संख्या वो निर्धारित की गई है वो कितनी है, 50 है। तो ये भी आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन एक कंपनी एक 2013 की धारा 493 के अनुसार मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, तो वो 100 हो सकते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, द मैक्सिमम पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप में भी 100, यानी कि अधिकतम जो संख्याओं की संख्या है वो 100 तक जा सकती है। ठीक है, लेकिन निर्धारित वर्तमान में 50 ही है। ठीक है, अब यहां पर बात करते हैं, तो देखो यहां पर मिनिमम मैंने बता दिया। अगर मैं मिनिमम पार्टनर्स की बात करूं, ठीक है, तो मिनिमम जो है वो एक अगर प्राइवेट में है तो कितने हो जाएंगे। ठीक है, साथ में अगर वो पब्लिक में है, प्राइवेट में 2 हो जाएंगे और पब्लिक अगर कंपनी है तो कितने हो जाएंगे, मिनिमम 7 हो जाएंगे। ठीक है, और अगर एकल वर्ग अगर ओपीसी कंपनी है तो मिनिमम यहां पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन यहीं पर अगर मैं मैक्सिमम की बात करूं तो प्राइवेट में कितना हो जाएगा, मैक्सिमम 200 हो जाएगा। ठीक है, और अगर एक पब्लिक की मैं बात करूं तो नो लिमिट। ठीक है, और मैक्सिमम के अंदर प्राइवेट हो गया, पब्लिक हो गया और ओपीसी, तो ओपीसी के अंदर तो यहाँ पर भी एक ही रहेगा, वो मैंने आपको ऐसे ही कंफ्यूजन करने के लिए पूछा था। ठीक है,
तो ये आपको दो बेस पे मैंने आपको यहाँ पर डिफरेंस बता दिया है। अब आगे मैं आपको नेक्स्ट बेस बताने वाला हूं। ठीक है, तो हमने एक्ट की दृष्टि से अंतर देख लिया है, हमने सदस्यों की संख्या के आधार पर भी अंतर देख लिया है। ठीक है, अब बात करते हैं हम थर्ड नंबर पॉइंट। दो पॉइंट हम आराम से यहाँ पर क्लियर कर चुके हैं, थर्ड नंबर पॉइंट को हम यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर बात करते हैं पृथक वैधानिक अस्तित्व के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ एंटाइटी, ऑन द बेसिस ऑफ एंटाइटी, अस्तित्व के आधार पर। एक तरीके से कैसा अस्तित्व बना रहेगा, तो देखो पार्टनरशिप के अंदर पृथक वैधानिक अस्तित्व तो नहीं होता है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, नो, और यहां पर आप क्या करोगे, यस। ठीक है, यहां पर क्या होता है, म्यूचुअल एजेंसी होती है। साझेदार के अंदर क्या होता है, पार्टनरशिप के अंदर प्रधान और एजेंट का संबंध होता है। ठीक है, यानी कि एक पार्टनर सभी का एजेंट भी होता है और वो प्रधान भी होता है। यहां पर साझेदारी का अकाट्य प्रमाण है। ठीक है, जो अपन फ्रूटेबल इफेक्ट अगर देखें साझेदारी का अकाट्य प्रमाण, तो वो क्या नजर आता है कि साझेदार के अंदर क्या होता है, आपस में साझेदारी का एक संबंध होता है मजबूत, जिसे बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी, पारस्परिक संबंध होता है। ठीक है, लेकिन जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर क्या होता है, पृथक वैधानिक अस्तित्व पाया जाता है। यहाँ पर साझेदार अलग नहीं होते, साझेदार यहाँ पर सदस्य और कंपनी दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, पृथक वैधानिक अस्तित्व की अवधारणा जो मैंने आपको इसके बेसिस के अंदर, इसके डिफरेंस के अंदर आपको ऑलरेडी यहाँ पर मैंने समझा दी थी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो हमने अधिनियम के आधार पर देख लिया, सदस्यों की संख्या के आधार पर देख लिया, हमने अधिनियम के अंतर्गत देख लिया। अब हम बात करेंगे दायित्व के आधार पर। ठीक है, तो चौथा पॉइंट डालिए, दायित्व के आधार पर। ठीक है, तो दायित्व के आधार पर मैं अगर बात करूं तो देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, दायित्व के आधार पर अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको बताया था यहां पर क्या होता है, साझेदारी के अंदर अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। अनलिमिटेड जो है वो लाइबिलिटी यहां पर पाई जाती है। ठीक है, इसमें आपको लिखना खाली ओनली लिमिटेड इन एलएलपी, सिर्फ आपको एलएलपी के अंदर लिमिटेड मिलेगी, अदरवाइज क्या मिलेगा, असीमित दायित्व जो है वो यहाँ पर पाया जाता है। लेकिन साझेदारी के अंदर क्या होता है, सीधा सा है और वो है लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। सॉरी, कंपनी के अंदर क्या होती है, सीधी लिमिटेड लाइबिलिटी यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी। ठीक है, तो यहां पर क्या है, असीमित दायित्व होता है, जबकि यहां पर दायित्व क्या होता है, सीमित होता है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और ये कंपनी के लाभों के अंदर भी हमने समझा था। कंपनी के अंदर क्या होता है, सदस्यों का अपनी गारंटी के द्वारा, ठीक है, और या हम कह सकते हैं कि अंशों की संख्या के आधार पर जो उनका दायित्व है वहीं पर इनकी रहेगी। तो लिमिटेड लाइबिलिटी होती है या तो गारंटी तक, ठीक है, या फिर जो भी उनके शेयर्स की संख्या के आधार पर, जो शेयर्स के जो अंकित मूल्य है उनकी संख्या, उनके राशि के जो लिमिट है उसके आधार पर ही इनका जो दायित्व है वो सीमित बना हुआ रहेगा। ठीक है, तो लिमिटेड होता है यहाँ पर, लेकिन पार्टनरशिप के अंदर अनलिमिटेड जो है वो लाइबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अब और क्या हो सकता है, ठीक है, हाँ, फॉर्मेशन की दृष्टि से, साझेदारी के निर्माण की दृष्टि से बात करें, ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, इसको बोलेंगे हम निर्माण। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, ये दायित्व के आधार पर है ना। ठीक है, ये किसके आधार पर है, निर्माण के आधार पर। अब आप बताइए निर्माण में साझेदारी में क्या होगा, निर्माण इजी होगा। इसका इजी निर्माण क्या है, इजी टू फॉर्मेशन। यहां पर क्या आ जाएगा, नॉट इजी। बस ठीक है, समझने के लिए, बाकी हम डिटेल समझ चुके हैं। यहाँ पर निर्माण की दृष्टि से हमने देख लिया था। ठीक है, अब बात करते हैं लाभों के बंटवारे के आधार पर। ठीक है, तो हम सब जानते हैं लाभों का बंटवारा यहाँ पर कैसे किया जाएगा, तो आप सबको पता होगा। अगर मैं लाभों के बंटवारे की दृष्टि से अगर यहाँ पर बात करूं
तो यहाँ पर लाभों का बंटवारा जो है वो किस बेसिस पे किया जाएगा। तो बताइए लाभों का बंटवारा किस बेस पे करेंगे। तो मैं साझेदारी की बात करूं तो आपस में समझौते के अनुसार या जो पार्टनरशिप डीड में इन्होंने जो कहा है उसके आधार पर ये लाभ को बांट देंगे कि जैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटना है या कैपिटल रेशियो में बांटना है या और कोई अन्य समझौता इन्होंने किया है उसके आधार पर क्या करेंगे, ये इनके लाभों का बंटवारा करेंगे। जबकि यहाँ पर क्या होगा, अंशधारियों में लाभांश वितरण के आधार पर होगा और वो क्या होगा, संचालकों के निर्णय के ऊपर निर्भर करेगा। ठीक है, जो अंशधारियों में जो लाभ वितरण आप कर रहे हो, लाभांश का वितरण कर रहे हो, वो संचालकों के निर्णय पर होगा। जैसा शेयर, जितनी शेयर कैपिटल्स उन्होंने अंश धारण कर रखे हैं उन सदस्यों को उसी अनुपात में क्या किया जाएगा, लाभांश का वितरण किया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जो हम बात करते हैं, ठीक है, प्रॉफिट की बात कर रहा हूं अगर मैं, ठीक है, तो मैंने बता दिया यहां पर क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट, जो भी इनके मध्य क्या होगा, ठीक है, और पार्टनरशिप डीड, ठीक है, जैसा साझेदारी अनुबंध इन्होंने किया है, जैसे पार्टनरशिप डीड इन्होंने क्रिएट की है, उसी के आधार पर इनका क्या हो जाएगा, एक तरीके से वो समझौते के आधार पर ये लाभों का बंटवारा कर देंगे। लेकिन अगर मैं कंपनी की बात करूं तो कंपनी के अंदर क्या होगा, हम सब जानते हैं कंपनी के अंदर क्या होगा कि इनके जो भी प्रावधान जो है वो अंशधारियों में लाभांश वितरण का जो प्रावधान है उसके आधार पर किया जाएगा। ठीक है, इसमें लिखना है आपको, यहां पर क्या होगा, प्रॉफिट का मतलब डिविडेंड से है। ठीक है, तो डिविडेंड विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड among the shareholders। ठीक है, और जो किसके ऊपर निर्भर होगा, डिसाइडेड बाय बीओडी, जो भी इनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो संचालक मंडल के जो निर्णय होंगे उस आधार पर इनका डिपेंड होगा और उसकी उसी के आधार पर ये चीजें की जाएगी। ठीक है, और हम जानते भी हैं जैसा यहाँ पर पार्टनरशिप डीड होती है, यहाँ पर अनुबंध के आधार पर होता है, तो यहाँ पर क्या होते हैं, जो मेजर तीन प्रकार के डॉक्यूमेंट्स जो है वो कंपनी के अंदर देखने को मिलते हैं, और वो कौन से होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जिसको पार्षद सीमा नियम बोलते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जिसे अंतर नियम बोलते हैं, और तीसरा होता है प्रोस्पेक्टस जिसे हम प्रविवरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रविवरण। ठीक है, अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट किसका कौन करता है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है मैनेजमेंट के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजमेंट। अगर मैं मैनेजमेंट की दृष्टि से बात करूं तो यहां पर क्या होते हैं, पार्टनरशिप में पार्टनर्स होते हैं, तो सीधा मैनेजमेंट कौन करेगा, सीधे पार्टनर्स करेंगे। लेकिन यहां पर कौन करते हैं, बीओडी करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, तो लिखो इसमें मैनेजमेंट, और साथ में अगर लिखना हो तो मैनेजमेंट एंड कंट्रोल दोनों कर दो, मैनेजमेंट एंड कंट्रोलिंग पावर। ठीक है, किसके हाथ में ये होता है, तो अगर मैं यहां की बात करूं तो पार्टनरशिप में मैनेजमेंट और कंट्रोलिंग सारा किसके हाथ में होता है, तो पार्टनर्स के हाथ में होता है। ठीक है, जिसका हमने बात करी भी थी, हमने पार्टनरशिप की डेफिनेशन देखी थी कि जिसे उनमें से सभी के द्वारा या उनमें से किसी एक के द्वारा संचालित किया जाता है। ये उनके अनुसार वो निर्धारित हो जाता है कि अगर एक पार्टनर जो है उसको संचालन का दे दिया है तो वो सारा मैनेजमेंट संचालन का वो ही करेगा, और अगर सबके हाथ में है तो सभी करेंगे। पार्टनरशिप में हमने ये डेफिनेशन देखी थी। ठीक है, तो यहाँ पर कौन होते हैं, पार्टनर्स, लेकिन यहाँ पर कौन होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, बीओडी, और हिंदी में बोलते हैं इसको प्रबंध संचालक, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रबंध संचालक। यहां पर लिख लो साझेदार, और यहां पर क्या हो जाएंगे, ठीक है, इज इट क्लियर, यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा अच्छे से। ठीक है, अब बात करते हैं इनके हस्तांतरण के आधार पर। तो मैंने बताया था अन्य साझेदारों की सहमति के बिना यहाँ पर संभव नहीं है, मतलब हित हस्तांतरण पर यहाँ पर रोक लगाई जाती है, लेकिन जो कंपनी है वहां पर बिना किसी रोक टोक के अनुमति के अंशों का आप हस्तांतरण कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
तो नेक्स्ट पॉइंट लिख रहे हैं हम अंशों के हस्तांतरण की दृष्टि से, या एक तरह से हम बोल सकते हैं हित का हस्तांतरण। हित का मतलब यहाँ पर इंटरेस्ट है, यानी कि उसकी जो हितों का हस्तांतरण है, जो उसका एक सार्वजनिक हित होता है, एक जो हम बोलते हैं इसको दूसरे शब्दों में बोले तो इसका एग्जैक्ट जो हिंदी वर्ड है वो होता है हित का हस्तांतरण। एक्चुअली हम जानते हैं साझेदारी के अंदर क्या होता है, उसका एक हित निहित होता है, और उसी हित के आधार पर अटमोस्ट गुड फेथ यानी कि परस्पर सद्विश्वास की भावना के आधार पर वो साझेदारी के अंदर व्यवसाय को करते हुए संचालित करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि हित का हस्तांतरण, तो यहां पर हमको लिखना है नॉट पॉसिबल विदाउट द परमिशन ऑफ, not possible without the permission of ठीक है। यहां पर जो है एक तरीके से यूं कह सकते हो कि साझेदारों की सहमति के बिना संभव नहीं है, ठीक है, या डायरेक्टली यूं भी बोल सकते हो प्रोहिबिशन ऑफ ट्रांसफर देयर इंटरेस्ट। यहां पर हितों के हस्तांतरण पर रोक लगी जाती है, लेकिन यहां पर मैं बात करूं तो यहां बोलोगे पॉसिबिलिटी। विदाउट परमिशन, यहां पर कोई परमिशन की आपको जरूरत नहीं है, आप आराम से आसानी से बिना किसी रोक टोक के अपने शेयर्स को आप ट्रांसफर कर सकते हो, या शेयर को एक तरीके से दूसरों को बेचान कर सकते हो। यहाँ पर कोई जो है वो रोक टोक नहीं है, लेकिन यहाँ पर साझेदारी के अंदर हित हस्तांतरण के ऊपर जो है वो एक महत्वपूर्ण रोक लगे जाती है। अब हम दो अंतर और देखेंगे, और वो है ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिटिंग, अंकेक्षण के आधार पर। अंकेक्षण के आधार पर हम सब जानते हैं पार्टनरशिप में अंकेक्षण की कोई अनिवार्यता नहीं है, ठीक है, अंकेक्षण कोई अनिवार्य नहीं, लेकिन एक कंपनी अकाउंट के अंदर अंकेक्षण करना जो है वो अनिवार्य है, ठीक है। तो नेक्स्ट लिखेंगे 9 नंबर पे ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिटिंग, ठीक है। अगर मैं अंकेक्षण के आधार पर बात करूं तो यहां पर लिखना है नॉट मैंडेटरी, यहां पर कोई अनिवार्य नहीं है, ठीक है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है, देखो अगर कोई पार्टनरशिप फर्म चाहे कि वो अपने औचित्य को सिद्ध करना चाह रही है, वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का एग्जामिन करना चाह रही है, तो वो अपना अंकेक्षण करवा सकती है। अगर एक पार्टनरशिप फर्म को लगता है कि हम अपने ऑडिटिंग करवाना चाह रहे हैं, तो सभी साझेदारों की सहमति से वो अनिवार्य मतलब वो अंकेक्षण करवा सकती है। बट यहाँ पर बात डायरेक्टली बेस पे क्या है, कोई मैंडेटरी नहीं है, नॉट कंपल्सरी, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंपल्सरी है, या तो आपको करवाना ही पड़ेगा, ठीक है। यहां पर आपको अंकेक्षण करवाना पड़ेगा, यहां पर आप रोक नहीं लगा सकते, ठीक है। उसके बाद हम देखें तो व्यापार के आधार पर, ठीक है, साझेदार अपने सभी समझौते के आधार पर कोई भी व्यापार कर सकते हैं, लेकिन यहां पर कंपनी ऐसा नहीं कर सकती। कंपनी ने अगर एमओए के अंदर, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर उल्लेख कर दिया है, तो फिर कंपनी उसी बेस पे अपना व्यापार कर देगी। तो लिखो ट्रेडिंग एक्टिविटी की अगर मैं बात करूं व्यापार के आधार पर, तो आपको यहां पर क्या लिखना है, साझेदारी समझौते के आधार पर जो उन्होंने पार्टनरशिप डीड में बता दिया, समझौते के आधार पर, कहने का मतलब यह कि यहाँ पर व्यापार की स्वतंत्रता होती है, वो बाद में भी व्यापार में थोड़ा बहुत बदलाव कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखो ऑन द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, ठीक है, सभी साझेदारों की सहमति के आधार पर, ठीक है। और दूसरा क्या है, वो बदलाव भी कर सकते हैं,
व्यापार में यहाँ पर बदलाव भी संभव है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ एमओए, उनके जो एमओए के अंदर जो उन्होंने रूल्स बना लिए हैं, उस नियमों के अंतर्गत, उस एमओए में उल्लेखित उद्देश्यों के अंतर्गत ही कंपनी यहाँ पर क्या करेगी, व्यवसाय करेगी। ठीक है, तो एमओए का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं पार्षद सीमा नियम, पार्षद सीमा नियम। ठीक है, तो यहां पर आपको ये जो है वो विशेष रूप से ध्यान में रखना है। ठीक है, कि यहां पर जो कंपनी व्यवसाय करेगी वो किस रूप में करेगी, वो अपने एमओए के अंदर, एमओए के अंदर उल्लेखित जो उद्देश्य है या कायदे हैं उसी के आधार पर कंपनी क्या करेगी, अपना व्यवसाय करेगी। ठीक है, तो यहां पर ये जो है आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। आगे अंतर तो और भी बेस पे हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है, और एक अंतर अगर आपको लिखना हो तो और समझने की दृष्टि से लिख लो, और वो है समापन की बात करें। ठीक है, या बोलते हैं इसको डिसोल्यूशन और टर्मिनेशन और लिक्विडेशन। ठीक है, इसको समापन भी बोल सकते हो, विघटन भी बोल सकते हो। ठीक है, जो भी आपको लिखना पुनर्गठन के रूप में। तो देखो साझेदारी के अंदर हम सब जानते हैं, साझेदारी समझौते में क्या होता है, समापन अलग अलग तरीकों से किया जा सकता है, लेकिन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे साझेदारी समझौते में ऐसा लिखा हुआ है कि अगर वो विशिष्ट साझेदारी है तो विशिष्ट उद्देश्यों के बाद समाप्त होगी। ऐच्छिक साझेदारी है तो हम जानते हैं ऐच्छिक साझेदारी कभी भी समाप्त हो सकती है, एक साझेदार अपनी इच्छा से के आधार पर वो साझेदारी का समापन करवा सकता है। ठीक है, तो अलग अलग समय वाली साझेदारी है, निश्चित समय की साझेदारी, तो वहां पर निश्चित समय के आधार पर भी हो जाएगा। तो कुल मिलाकर आपसी समझौते के आधार पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपसी समझौते के आधार पर। तो लिखो ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, लेकिन यहां पर नहीं होगा, क्योंकि मैंने बताया था एक कंपनी जो है वो लॉ के वजह से ही एग्जिस्टेंस में आती है, और लॉ के द्वारा ही उसका समापन, लिक्विडेशन या वाइंड अप किया जा सकता है। बिना किसी और कारण से कंपनी का समापन नहीं हो पाता है। ठीक है, हाँ, यहाँ पर भी लॉ के द्वारा होगा, वो हमने समापन के तरीके पढ़े थे कि अनिवार्य समापन हो सकता है, कानून के द्वारा हो सकता है, अगर शत्रु देश का नागरिक हो जाए, कंपनी निरंतर घाटे में चल रही है, कंपनी अवैधानिक कार्य, साझेदारी अवैधानिक कार्य को करने लग गई है, तो साझेदारी का भी अनिवार्य समापन या कानून के द्वारा समापन किसी भी रूप में हो सकता है, जो हमने सारे सेक्शन 39 से लगाकर 44 तक हमने जो अलग अलग पढ़े थे। लेकिन अगर कंपनी का समापन जो है तो वो एक ही दृष्टि से होगा, और वो होगा कंपनी के विधान के नियमों के अंतर्गत, यानी कि कानून के अंतर्गत। ठीक है, तो लिखो बाय लॉ, जो कंपनी विधान है उसके अकॉर्डिंग, तो बाय लॉ और कंपनी लॉ। ठीक है, तो इस आधार पे इसका जो है वो समापन कर दिया जाएगा। तो ये हमने जो अलग अलग समापन के जो साझेदारी और कंपनी के अंदर जो हमने अंतर को जो समझना था वो मुख्य बिंदु के आधार पर हमने देखा। तो आपको इस तरीके का थोड़ा डिफरेंस ध्यान में होगा, तो कोई भी क्वेश्चन आएगा इन दोनों के अंतर के आधार पर तो आप आराम से यहाँ पर कर सकते हो। अब हम देखेंगे कंपनियों का वर्गीकरण। कंपनियों के वर्गीकरण की हम बात कर रहे हैं, तो कंपनियां क्या अलग अलग होती है। ठीक है, तो कंपनियों का वर्गीकरण अलग अलग, जैसे समावेलन के आधार पर कंपनियों का निर्माण होता है। ठीक है, विशेष अधिनियम द्वारा, संसद के विशेष अधिनियम द्वारा भी कंपनी का निर्माण किया जा सकता है, जिसको बोलते हैं वैधानिक कंपनियां, पंजीकृत कंपनियां। दायित्व के आधार पर भी कंपनियों का निर्माण होता है, अंशों द्वारा सीमित, गारंटी द्वारा सीमित और असीमित दायित्व वाली कंपनियां। तो इस तरीके से अलग अलग कंपनियों का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, फिर आते हैं निजी कंपनियां। ठीक है, ये नंबर ऑफ मेंबर्स, अगर व्यक्तियों की संख्या के आधार में बात करें तो निजी कंपनियां, सार्वजनिक कंपनियां और एकल व्यक्ति कंपनी हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, कंपनियों का अलग अलग तरीके से क्या होता है, वर्गीकरण होता है। तो नेक्स्ट हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज, कंपनियों का वर्गीकरण या प्रकार, क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स ऑफ कंपनी। ठीक है,
अब हम बात कर रहे हैं कंपनियों के वर्गीकरण की, इसको हम बोलेंगे टाइप्स ऑफ कंपनीज या क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज। तो टॉपिक लिख लेंगे हम, क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज, ठीक है, और टाइप्स ऑफ कंपनीज। ठीक है, क्लास टाइप्स ऑफ कंपनीज, ठीक है, तो लिखेंगे कंपनियों का वर्गीकरण। तो देखो कंपनी एक 2013 के अंदर बहुत सारी कंपनियां हैं, ठीक है, कंपनी एक 2013 के अंदर जो है बहुत सारी कंपनियां हैं, और आपको मैंने बताया भी था एक दो नई कंपनियां भी अस्तित्व में आई है, ठीक है, तो यहाँ पर हर तरह की कंपनियों को हम यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। तो अगर मैं ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन के आधार पर बात करूं, समामेलन के आधार पर बात करूं, तो समामेलन के आधार पर 3 प्रकार की कंपनियां होती है। कितनी होती है? 3 प्रकार की। एक तो शाही आज्ञा के द्वारा स्थापित कंपनियां, जिसको रॉयल चार्टर्ड कंपनियां बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रॉयल चार्टर्ड कंपनियां, सही आज्ञा पत्र द्वारा स्थापित जो कंपनियां होती है, ठीक है, ठीक है। दूसरी होती है विशेष अधिनियम द्वारा, ठीक है, और तीसरी होती है पंजीकृत कंपनियां, ठीक है। तो फर्स्ट में बात करते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे समामेलन के आधार पर, मतलब वही रजिस्ट्रेशन की बात करें अगर मैं समझने की दृष्टि से, समामेलन के, ठीक है, तो समावेलन के आधार पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर 3 प्रकार की कंपनियों का जनरेशन होता है। कितने प्रकार की होता है? 3 प्रकार। एक होती है शाही आज्ञा पत्र द्वारा स्थापित कंपनियां, ठीक है, जिसको हम यूं भी बोल सकते हैं रॉयल चार्टर्ड कंपनीज, जिसको हम क्या बोलेंगे? रॉयल चार्टर्ड कंपनीज। देखो इसका सीधा सा अर्थ है जब शाही घरानों के आधार पर, राजशाही घरानों के आधार पर, ठीक है, ऐसी कंपनियों की स्थापना की जाती है तो फिर वो चार्टर्ड कंपनियां या शाही कंपनियां कहलाती है। ऐसी कंपनियां अपने इंडिया में नहीं है, ठीक है, ये जनरली इंग्लैंड के अंदर पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? ठीक है, ये अपने इंडिया में है ही नहीं, नॉट इन इंडिया। इंडिया में हमारे ऐसी कंपनियों का अस्तित्व नहीं है, ठीक है। तो ये कहां पर दिखेगी आपको? तो आपको ध्यान रखना है ये इंग्लैंड के अंदर होती है। जनरली किसके अंदर होती है? इंग्लैंड में। अगर आपसे पूछा जाए, क्योंकि हम जानते हैं वहां पर क्या है, राजशाही शासन होता है, तो इस वजह से क्या है, हम जानते भी है जब भारत हमारा ब्रिटिश शासन के अधीन था, ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम जानते हैं जब 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भी हमने इस तरीके की कंपनियों का उस समय जो प्रभाव है वो हमने देखा था। तो वहां पर इंग्लैंड के अंदर क्या होती है, एक्चुअली शाही आज्ञा पत्र द्वारा स्थापित कंपनियां की जाती है, ठीक है। तो अपने यहाँ पर ऐसा कोई अस्तित्व है नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ क्या, हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम है, तो हमारे यहाँ पर ऐसा कोई शाही राजतंत्र है भी नहीं, ठीक है। तो इस आधार पर हम क्या करेंगे कि हमारे यहाँ पर ऐसा अस्तित्व नहीं, लेकिन समझने की दृष्टि से तो समामेलन के आधार पर अगर हम देखना है तो हमें ये ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी होती है हमारी विशेष अधिनियम द्वारा, यानी कि संसद के किसी विशेष अधिनियम द्वारा अगर कंपनियों की स्थापना हो रही है तो उसको बोलेंगे विशेष अधिनियम द्वारा स्थापित कंपनियां। विशेष अधिनियम द्वारा, मान लो संसद के किसी विशेष अधिनियम के द्वारा अगर कोई कंपनी की स्थापना की है तो सीधा सा अर्थ है उसका क्या हो जाएगी, वो संसद के विशेष अधिनियम द्वारा स्थापित कंपनियां कहलाएगी। और इसी को हम स्टैट्यूटरी कंपनी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? वैधानिक कंपनियां, स्टैट्यूटरी बॉडी होती है। और तीसरी मैंने आपको बता दी, और वो कहलाती है पंजीकृत, ठीक है। तो इसको तीसरे को बोलते हैं पंजीकृत कंपनियां, ठीक है। और पंजीकरण का मतलब क्या है? तो मैंने वो जो डेफिनेशन में बताया था, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 220 के अनुसार, ठीक है, पंजीकृत कंपनियां कौन सी होती है? जिसका या तो पंजीयन कंपनी एक्ट 2013 में हुआ या इससे पूर्व के किसी अधिनियम के अंदर हुआ है। वन विच इज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनी एक्ट 2013 और अर्लियर एनी कंपनी लॉ इज नोन एज रजिस्टर्ड कंपनी और इनकॉर्पोरेट कंपनी,
ठीक है। तो अगर मैं समामेलन के आधार पर बात करूं तो ये तीनों मैंने आपको यहाँ पर बता दी है, तो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहां पर ये आपको विशेष रूप से अंदर ध्यान में रखना है। यहां तक एक बार हम नोट कर लेंगे। ठीक है, इज इट क्लियर? तो ये हम जो बात कर रहे थे वो समामेलन के आधार पर है। किसके आधार पर? समामेलन के आधार पर। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक आपको चीज मुझे समझानी है, और वो क्या है, तो देखिए, देखो जब मैं समामेलन के आधार पर कंपनियों की बात कर रहा था तो ये तीनों समामेलित के अंदर आएगी। ठीक है, और दूसरा वर्गीकरण क्या हो जाएगा इसका? ठीक है, पहला तो हो गया समामेलित और दूसरी हो जाएगी असमामेलित। जिसको हम बोलते हैं समामेलित और असमामेलित। अब यहां पर ये ध्यान रखना है, ये जो तीनों मैंने आपको समझाया वो तीनों समामेलित ही है, क्योंकि देखो वर्तमान में असमामेलित कोई कंपनी है ही नहीं। अब आप बोलेंगे सर क्यों, तो उसका सीधा से रीजन है। देखो हम क्या बात कर रहे हैं, कंपनियों का रजिस्ट्रेशन क्या होता है, अनिवार्य होता है। कंपनियों का पंजीकरण अनिवार्य है। कंपनियों को तो रजिस्ट्रेशन पंजीकरण के बाद, समामेलन के बाद ही कंपनी जो है वो अस्तित्व में आती है। तो असमामेलन का तो कोई कंसेप्ट ही नहीं होता है। ये सिर्फ आपको समझने की दृष्टि से कि समामेलन के आधार पर दो प्रकार की होती है, समामेलित और असमामेलित। तो ये जो तीनों मैंने वर्गीकरण बताए ये तीनों किसके हैं, वो समामेलित के ही है। ठीक है, तो समामेलित के आधार पर तीनों वर्गीकरण मैंने आपको समझा दिए हैं, और वो है पहला स्थायी आज्ञा पत्र द्वारा, दूसरा विशेष अधिनियम द्वारा, और तीसरा होता है हमारा पंजीकृत कंपनियां। तो ये तीनों ही जो है वो हमारे समामेलन के आधार पर ही यहाँ पर वर्गीकरण मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, सुविधा की दृष्टि से मैं आपको एरो सही कर देता हूँ। ठीक है, तो ये तीनों मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करेंगे दायित्व के आधार पर। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट लिखेंगे अपन दायित्व के आधार पर। दायित्व के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। ठीक है, दायित्व के आधार पर अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, एक तो होता है अंशों द्वारा सीमित। क्या होता है अंशों द्वारा सीमित? जब सदस्यों के द्वारा उनके द्वारा धारित अंशों की बकाया राशि तक ही अगर दायित्व हो तो वो अंशों द्वारा धारित सीमित कंपनियां कहलाती है। और ऐसी कंपनियों के नाम के अंत में लिमिटेड शब्द जो है वो लगाया जाता है। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि अगर कोई प्राइवेट निजी कंपनी है तो प्राइवेट कंपनी को अपने नाम के अंत में क्या लगाना अनिवार्य है, वो है प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, और अगर एक सार्वजनिक कंपनी है तो उसको क्या नाम के पीछे लगाना अनिवार्य है, वो है ओनली लिमिटेड। लेकिन अगर एक 1% कंपनी है, अगर कोई एलएलपी वाली है, 1% कंपनी जो है जिसको बोलते हैं, ठीक है, एकल व्यक्ति कंपनी, तो उसको नाम के पीछे अनिवार्य ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड लिखना अनिवार्य है। ठीक है, तो ये अभी हम बाद में आगे पढ़ेंगे तब मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आइए लिखते हैं आगे की ओर। तो दायित्व के आधार पर हम तीन प्रकार के दायित्व बना लेंगे।
तो आप इसको यूं लिख लो, अंशों द्वारा सीमित। ठीक है, ये हो जाएगा अंशों द्वारा सीमित। इसमें लिखो लिमिटेड बाय शेयर्स या शेयर कैपिटल। ठीक है, अंशों द्वारा धारित राशि के रूप अनुपात में। दूसरा हो जाएगा गारंटी द्वारा सीमित। ठीक है, तो इसको लिखेंगे लिमिटेड बाय गारंटी। ठीक है, और ये हो जाएगा असीमित दायित्व वाली कंपनियां। तीसरा क्या हो जाएगा हमारा, असीमित दायित्व वाली कंपनियां। सेक्शन 2 सब सेक्शन 92। ठीक है, तो यहां पर आपको ध्यान रखना, अंशों द्वारा सीमित कंपनी कौन सी होगी, जिसके सदस्यों के द्वारा अपने धारित अंशों पर बकाया राशि तक सीमित होगा। जिनका दायित्व क्या होगा, जिनके सदस्यों का उनके द्वारा धारित, जिनके सदस्यों का उनके द्वारा धारित अंशों की बकाया राशि तक। ठीक है, मतलब यूं बात करें, अगर एक सदस्य है जिसने मान लो 1000 रुपीज के 10 जो है शेयर्स उसने लिए हैं एक किसी कंपनी विशेष के। ठीक है, तो उसने 1000 रुपए के 10 धारण कर रखे हैं। ठीक है, लेकिन उसने अंशों पर दो अभी कुछ राशि उसने जो है वो चुकाई नहीं है। ठीक है, कंपनी को, जैसे हम बात करें अगर 1000 अंश है, ठीक है, मान लो नंबर ऑफ शेयर्स है हमारे 1000, और 1000 शेयर है और उसमें एक शेयर 10 रुपए का, तो कितने हो गए, 10,000 रुपए हो गए। और मान लो उसने 10,000 रुपए में, ठीक है, जो है वो अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल है वो राशि चुका दी है। मान लो 10 रुपए में उसने 4 रुपए तक की राशि चुका दी है। इसका मतलब उसने कंपनी को कितने अंशों के रूप में अभी 4,000 रुपए ही चुकाए हैं। तो बाकी के 6,000 रुपए तक की राशि तक जो है वो उसका लाइबिलिटी बनी हुई रहेगी। यहाँ पर उसकी लाइबिलिटी कितनी रहेगी, 6,000 जो अंश है अभी तक, 6,000 जो रुपए हैं वहां तक अंशों के जो बकाया राशि है तब तक उसका दायित्व बना रहेगा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अंशों द्वारा सीमित दायित्व कंपनियां। लेकिन लाइबिलिटी तो लिमिटेड है उसकी, है ना, उसके बाद वो अपने दायित्व से मुक्त हो जाएगा। अब दूसरा लिखो आप, गारंटी द्वारा सीमित। दूसरा लिखेंगे आप गारंटी द्वारा सीमित। ठीक है, अब जैसे यहां पर अंशों के द्वारा सीमित है, वहां पर क्या हो जाएगा, गारंटी के द्वारा सीमित हो जाएगा। ठीक है, तो अब लिखेंगे गारंटी द्वारा सीमित। ठीक है, अगर आप इसके सेक्शन भी लिखना चाहें तो मेन मेन का अपन इंपोर्टेंट लिख लेते हैं। तो अंशों द्वारा सीमित में कर दो सेक्शन 2 सब सेक्शन 222, और गारंटी द्वारा में लिखे आप सेक्शन 2 सब सेक्शन 21। तो आपको ये आराम से इजी वे में याद हो जाएगा। तो गारंटी द्वारा सीमित में आप लिखिए, जिनके सदस्यों की जिनके सदस्यों की दी गई गारंटी तक सीमित। ठीक है, ये आपको यहां पर विशेष रूप से ध्यान में रखना है। ठीक है, और असीमित दायित्व वाली कंपनी की हम बात करूं तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 92 के अंदर बता रखा है कि ऐसे कंपनी अधिनियम के अंदर ऐसी कंपनियां जिनका दायित्व अगर असीमित बना रहेगा तो ऐसी कंपनियां क्या कहलाएगी, असीमित दायित्व वाली कहलाएगी। ठीक है, अब लेकिन एक बात यहां पर ध्यान रखना है, ऐसी जो कंपनी है वो बिना अंश पूंजी के भी निर्मित हो सकती है। ठीक है, मतलब यहां पर ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसी कंपनियों के अंदर सदस्यों का दायित्व पृथक पृथक न होकर सदस्यों का संयुक्त रूप से बना हुआ रहेगा। तो इसमें लिखो, ऐसे सदस्यों का दायित्व
ऐसे सदस्यों का दायित्व पृथक पृथक न होकर संयुक्त होगा। क्या होगा? संयुक्त होगा। सेकंड, इसके बारे में क्या देखना है? ऐसी कंपनी बिना अंश पूंजी के भी हो सकती है, बिना अंश पूंजी के भी निर्माण हो सकता है, बिना अंश पूंजी के भी ऐसी कंपनियां जो है वो निर्मित हो सकती है। इट मे बी फॉर्मेड बाय एनी शेयर कैपिटल, ठीक है, या विदाउट शेयर कैपिटल, ठीक है। और बाद में और क्या बात होती है ऐसी कंपनियों के संबंध में? तो मुद्रांक से कर मुक्त तथा अपने अंशों को स्वयं ये क्रय कर सकती हैं और ऐसी कंपनियों को विशेष प्रस्ताव द्वारा सीमित कंपनियों में परिवर्तित किए जा सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको और आगे इसमें लिखवा लूंगा, ठीक है। तो असीमित दायित्व वाले में थोड़ा सा और लिख लेंगे ताकि आपको ध्यान में रहेगा। ठीक है, ये किसमें लिख रहे हैं हम? असीमित के अंदर, ठीक है। ऐसी कंपनी बिना अंश पूंजी के भी निर्मित हो सकती है, एक तो मैंने बता दिया। ऐसी कंपनी बिना अंश पूंजी के भी निर्मित हो सकती है। ठीक है। दूसरा मैंने क्या बताया असीमित के बारे में? कि मुद्रांक से कर मुक्त तथा अपने अंशों को स्वयं क्रय कर सकती है। मुद्रांक से कर मुक्त होती है तथा अपने अंशों को स्वयं भी क्रय कर सकती है। और तीसरा मैंने इसके बारे में इंपोर्टेंट बताया और वो होता है ऐसी कंपनियों के द्वारा, ऐसी कंपनियों को विशेष प्रस्ताव के द्वारा सीमित कंपनियों में परिवर्तित किया जा सकता है। ऐसी कंपनियों को ऐसी कंपनियों को विशेष प्रस्ताव द्वारा सीमित कंपनियों में परिवर्तित किया जा सकता है। सीमित कंपनियों में ऐसी कंपनियों को विशेष प्रस्ताव द्वारा सीमित कंपनियों में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, ये आपको, ठीक है। तो आप बोलेंगे दिस टाइप ऑफ सच कंपनीज आर कन्वर्टेड इनटू लिमिटेड कंपनी बाय स्पेशल रिजोल्यूशन। आप एक विशेष प्रस्ताव के द्वारा बाय एसआर स्पेशल रिजोल्यूशन के द्वारा इसको आप क्या कर सकते हो? कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, लिख लो भले, सच टाइप ऑफ कंपनीज कैन बी कन्वर्टेड, such type of companies can be converted into limited liability companies, limited liabilities companies by special resolution। इसको बोलते हैं हम एसआर, क्या बोलते हैं? स्पेशल रिजोल्यूशंस। इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू स्पेशल रिजोल्यूशन। तो अभी तक के सेशन में हम यहीं पर क्लोज करेंगे और आगे की जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम आगे जो कंपनी के अदर टाइप से उसको पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।